हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। या टेस्ट नंबर आपका 120 है। 119 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और नहीं, मैक्सिमम लोग जो है कि नहीं देख रहे हैं मेरे वीडियो को, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो है कि वीडियो को देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन की पहचान कीजिए। अब तक की गठित वित्त आयोग में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। पहली बार जून 1980 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना की गई। देखिए, आपको इसमें गलत कथन की पहचान करनी है। देखिए, अब तक की जो भी गठित की गई है वित्त आयोग, उसमें से जो प्रथम वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। यह आपका सही है। के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। बिल्कुल सही है कि के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को किसकी संज्ञा दी थी? तो सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। पहली बार जून 1980 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई। देखिए, पहली बार जून 1990 में जो है कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई, न कि 1980 में। और इसकी पहली बैठक जो है कि 10 अक्टूबर 1990 को की गई थी। पहली बैठक जो है कि कब की गई थी? 10 अक्टूबर 1990 को, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ये हो जाएगा आपका 1990, ठीक है। और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना की गई। किसके जगह पे? तो ये जो है कि प्लानिंग कमीशन के जगह पे, ठीक है। ये भी आपका सही है। इसमें गलत कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन गलत है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पहला कि वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है। दूसरा है कि वैधानिक मुद्रा लेने से इनकार करने पर सरकार द्वारा दंड नहीं दिया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें वैधानिक मुद्रा की, ठीक है, तो यह ऐसी मुद्रा है जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और वैधानिक मुद्रा ये जो है कि जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये जो है कि वैधानिक मुद्रा कहलाती है, ठीक है। और इसे स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति का बाध्यता होती है, मतलब सबको ये स्वीकार करना ही करना है, ठीक है। देखिए, अगर दूसरे शब्दों में इसको देखा जाए, दूसरे शब्दों में बोले तो ऋणदाता या व्यक्ति अपने भुगतान के लिए वैधानिक मुद्रा को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। और वैधानिक मुद्रा को अस्वीकार करना क्या होता है? दंडनीय अपराध होता है, ठीक है। तो वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है, बिल्कुल सही है। और वैधानिक मुद्रा लेने से इनकार करने पे सरकार द्वारा क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है, न कि नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वैधानिक मुद्रा जो इनकार करता है उसको सरकार के द्वारा दंड दिया जाता है। तो ये आपका गलत है और पहला वाला सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। देखिए, जो लिखित संविधान है इसकी अवधारणा ने सबसे पहले कहां जन्म लिया? तो ये लिया आपका यूएसए में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान जो है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा सन 1932 ईस्वी में पूना उपवास रखा गया। कारण आर कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचांग के अंतर्गत
हरिजनों के लिए पृथक चुनाव अधिकारों के प्रावधान के महात्मा गांधी विरोध थे। देखिए, सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत हरिजनों के लिए प्रथम चुनाव अधिकारों के प्रावधान के महात्मा गांधी क्या थे? विरोधी थे। ये विरोधी थे और महात्मा गांधी द्वारा जो सन 1932 में पुनः उपवास रखा गया था, इसी के कारण रखा गया था कि वो जो है कि आमरण अनशन जो है कि प्रारंभ किया इन्हीं के कारण। तो जो कथन ए है कारण आर की जो है कि कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ये हो जाएगा कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम वेटिंग द्वारा जुलाई 1947 में की गई थी। देखिए, अगर हम बात करें रेड क्लिफ समिति की, तो रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति जो है कि तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनके द्वारा जो है कि जुलाई 1947 में की गई थी। और रेड क्लिफ समिति के अध्यक्ष रेड क्लिफ के अलावा क्या थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सदस्य थे और मुस्लिम लीग के 2 सदस्य जो है कि नामांकित किए गए थे इसमें। ठीक है, तो ये जो है कि रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी, बिल्कुल। और इनके साथ साथ 2 सदस्य और थे, 2 सदस्य जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और 2 सदस्य जो है कि मुस्लिम लीग के द्वारा नामित किए गए थे। ठीक है, तो ये आपका सही है। और यहाँ दूसरा ये बोल रहा है कि रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम वेटिंग। देखिए, उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड विलियम वेटिंग नहीं थे। उस टाइम पे जो थे कौन थे? तो उस टाइम पे थे लॉर्ड माउंटबेटन, इनके द्वारा किया गया था, न कि वायसराय लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा। और जुलाई 1947 में ही की गई थी। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्यों दूसरा गलत है? क्योंकि उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड विलियम वेटिंग नहीं थे। उस टाइम पे कौन था? तो उस टाइम पे जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए 1893 में वेडरबर्न में WS के साथ इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की गई। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज्य सभा रख लिया। देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें, भारत के में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए 1893 ईस्वी में वेडरबर्न में WS के साथ इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। और 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तन करके क्या कर लिया? स्वराज सभा रख लिया। ठीक है, ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धात्विक खनिजों के लिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें सुप्रसिद्ध है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी क्रम के औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। देखिए, धात्विक खनिजों के लिए कौन सी चट्टानें प्रसिद्ध है? तो धात्विक चट्टानों के लिए जो है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है, न कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, देखिए, जो आपका जो है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें है ना, उसमें सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, ये सब सारी चीजें पाया जाता है किसमें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें में। और इसीलिए जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उसको जो है कि क्या कहा जाता है? आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चट्टान माना जाता है। ठीक है, तो धात्विक खनिजों के लिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें सुप्रसिद्ध नहीं है। धात्विक खनिजों के लिए जो है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें सुप्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ना कि धात्विक खनिजों के लिए। तो ये पहला क्या हो जाएगा? ये गलत है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। और धात्विक खनिजों के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरा है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी क्रम के औषध चट्टानों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है कि भारत में जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है वो टर्शियरी क्रम की औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। तो पहला गलत है इसमें, दूसरा सही है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधी में स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, न्योरी घाटी नेशनल पार्क। पूछा जा रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो कौन सा है वो? तो वो है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत चमोली जिले में ये स्थित है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी ये शामिल है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भाखड़ा नांगल परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना से केवल पंजाब और हरियाणा लाभान्वित हो रहे हैं। इस परियोजना पर विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है। यह सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बात की जा रही है भाखड़ा नांगल परियोजना के संबंध में। देखिए, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, इससे किसको किसको लाभ हो रहा है? तो इसको जो है कि लाभ हो रहा है आपका पंजाब को, हरियाणा को, और किसको? पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, हिमाचल प्रदेश को और दिल्ली को। मतलब 5 राज्यों को इससे लाभ मिल रहा है और यहाँ पे दिया गया है कि पंजाब और हरियाणा लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस परियोजना से कौन कौन सा स्टेट लाभान्वित हो रहा है? पंजाब है, हरियाणा है, आपका दिल्ली है, आपका राजस्थान है एंड हिमाचल प्रदेश है। तो इसी से ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। और इस परियोजना पर विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है। बिल्कुल सही है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है इस पर जो है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है। देखिए, यह सतलज नदी पर स्थित है और देश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये भाखड़ा नांगल परियोजना। तो दूसरा भी सही है एंड तीसरा भी सही है। पहला गलत है क्योंकि यहाँ पे दिया है पंजाब और हरियाणा, लेकिन इसके अलावा आपका दिल्ली भी है, हिमाचल प्रदेश भी है और राजस्थान भी है। तो इसमें होगा केवल 2 और 3 सही है, एक जो है कि क्या है? गलत है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पैरों में मोच स्नायु के टूटने के कारण होती है। कंडरा केवल कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। अस्थि में सबसे अधिक मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं और स्नायु एवं कंडराय संयोजी उत्तक है। इसमें आपको असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? देखिए, पैरों में मोच स्नायु के टूटने के कारण होती है। बिल्कुल सही है। कंडरा केवल कोलेजन तंतुओं से ही बनी होती है। यह भी सही है। और अस्थि में सबसे अधिक मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं। देखिए, अस्थि में सबसे अधिक जो है कि लवण जो है कि कैल्शियम फास्फेट होता है, जबकि अस्थि का जो निर्माण होता है, निर्माण करने के लिए जो निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है वो जो है कि अस्थि ओब्लास्ट होती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्या है? गलत है। चौथा है कि स्नायु एवं कंडराय संयोजी उत्तक होते हैं। ये भी सही है। तो पूछा जा रहा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सत्य कथन की पहचान कीजिए। पेशी उत्तक भ्रूण के मीसोडर्म स्तर से बनते हैं। मनुष्य में कुल पेशियों की संख्या 639 होती है। पिडवन क्रिया कुछ कवक व कुछ जीवाणुओं द्वारा होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि सत्य कथन की पहचान करना है आपको। पेशी उत्तक भ्रूण के मीसोडर्म स्तर से बनते हैं। बिल्कुल सही है। और मनुष्य में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। और पिडवन क्रिया कुछ कवक व कुछ जीवाणुओं के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये जो है कि तीनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए। अंतःस्राव, पेलियोटोलॉजी, सुजननिकी, यूजेनिक्स, पक्षी, अर्निथोलॉजी, वंशागति, जेनेटिक्स। देखिए, अंतःस्राव इसका अध्ययन जो है कि कहाँ किया जाता है? अगर हम बात करें अंतःस्राव की, तो अंतःस्राव का अध्ययन जो है कि कहाँ पे किया जाता है? तो इसका अध्ययन जो है कि एड्रोटाइनोलॉजी कहलाता है। जो अंतःस्राव का अध्ययन होता है वो एड्रोटाइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पेलियोटोलॉजी नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये गलत है। पेलियोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है कि जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सुजननिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यूजेनिक्स, मतलब सुजननिकी का अध्ययन जो है कि यूजेनिक्स में किया जाता है। पक्षी का अध्ययन जो है कि अर्निथोलॉजी में किया जाता है और वंशागति का अध्ययन जो है कि जेनेटिक्स में किया जाता है। बट
अंतःस्राव का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो एंड्रोट्राइलोनोलॉजी में कहलाता है इसका अध्ययन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन जो है कि गलत है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। उपस्थित सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। अस्थिल पक्षियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसमें से सत्य कथन की पहचान करना है आपको। ठीक है, सत्य कथन की अगर पहचान करेंगे तो गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। बिल्कुल सही है कि गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। उपास्थ सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। और अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टी के संबंध में सही नहीं है? ये आर्द्र अयनवर्तीय प्रदेशों की मिट्टियां हैं। ये बहुत ही औछालित मिट्टियां हैं। उनकी उर्वरता कम होती है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, बात की जा रही है लेटेराइट मिट्टी की। ठीक है, ये आर्द्र अयनवर्तीय प्रदेशों की मिट्टियां है, बिल्कुल सही है। ये बहुत अवछालित मिट्टियां होती हैं। जो लेटेराइट मिट्टी होती है ये बहुत अवछालित मिट्टियां होती हैं और इनकी उर्वरता जो है कम होती है, ये भी आपका सही है। इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें लेटेराइट मिट्टी की तो इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या क्या चीजें पाई जाती है? तो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में। लेकिन इसमें किस किस चीजों की कमी होती है? तो इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। बट यहां बोला जाता है चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो चूना की तो इसमें कमी होती है। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। घास मैदान लानोज से संबंधित महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। घास का जो मैदान है लानोज, इससे संबंधित महाद्वीप कौन सा है? इससे संबंधित महाद्वीप जो है कि दक्षिण अमेरिका है। बी ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं के कारण का गलत युग्म बताइए। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग अपवर्तन के कारण होता है और समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए, इसमें जो भी घटनाएं दी गई है इसका गलत युग्म बताना है आपको। ठीक है, देखिए, तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? ये तारे जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं हमें। हीरे की जो चमकना होता है वो हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो है कि किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है, न कि अपवर्तन के कारण। ठीक है, और समुद्र का नीला रंग जो है कि प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसमें गलत युग्म पूछा जा रहा है, तो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन हो जाएगा कि आकाश का नीला रंग जो है कि किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ये सी ऑप्शन आपका सही है। लंबाई की दृष्टि से निम्न नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। देखिए, लंबाई की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो इन नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर हम बात करें नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी की जो डिस्टेंस है, मतलब दूरी है, कितनी है? इनकी दूरी जो है कि 1372 किलोमीटर है। 1372 किलोमीटर आपका नर्मदा नदी की है। ताप्ती नदी की तो ये जो है कि 724 किलोमीटर है। ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की लंबाई जो है कि 1407 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। तो इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? तो सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी हुई। और ये गोदावरी नदी जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक नामक स्थान से निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। विश्व के मरुस्थल एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, दस्त ए कबीर उत्तर पूर्वी ईरान, थार भारत और पाकिस्तान, गिब्सन उत्तरी अफ्रीका। देखिए, विश्व के कुछ मरुस्थलों का नाम दिया गया है यहाँ पे और उनकी अवस्थिति दी गई है, उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। ग्रैंड सैंडी, ये मरुस्थल कहाँ पे है? ग्रेट सैंडी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। दस्त ए कबीर, ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी पूर्वी ईरान में पड़ता है।
थार थार जो मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। और गिब्सन की बात करें हम तो गिब्सन मरुस्थल जो है कि आपका उत्तरी अफ्रीका में नहीं है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बड़े बांधों के टूटने से उत्पन्न भूकंप को कृत्रिम भूकंप कहते हैं। खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को कोलैप्स भूकंप कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, बड़े बांधों के टूटने से जो उत्पन्न भूकंप होता है उसको क्या कहते हैं हम? तो कृत्रिम भूकंप कहते हैं। जो बड़े बांधों को टूटने से उत्पन्न भूकंप होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कृत्रिम भूकंप कहते हैं। और खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की जो छतें होती है उनके गिरने के कारण जो उत्पन्न भूकंप होता है उसको जो है कि कोलैप्स भूकंप कहते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्रों का गलत युग्म बताइए। मोरान असम, मंगला गुजरात, मंगला राजस्थान, कोशाम्ब गुजरात। देखिए, कुछ पेट्रोलियम क्षेत्रों का नाम दिया गया है और ये कहाँ पे हैं इनके बारे में बताना है। देखिए, मोरान पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पे? ये आपका असम में पड़ता है। मंगला पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? तो ये गुजरात में नहीं है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। मंगला राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल सही है। और कोशाम्बा ये आपका गुजरात में पेट्रोलियम क्षेत्र पड़ता है। तो इसमें गलत कौन सा है? ये बी ऑप्शन है। मंगला जो है कि कहाँ पे? गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर मतलब अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था? तो ये जो है कि विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरियोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। दूध का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो किससे ज्ञात किया जा सकता है? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।